हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर पेपर में हमने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वह सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कुछ समझ लेते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। पता होना चाहिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है। तो इन्हें जनरली गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इससे आप कुछ समझे होंगे जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि पब्लिक पर्स की देखभाल कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझते हैं कैसे। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। और जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उस चीज़ की ध्यान कौन रखता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नमेंट है उस समय पर क्या वो हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, उसकी देखभाल कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक बातें समझ में आई होगी। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को डिफाइन, तो ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंशियल वित्त प्रणाली ऑफ इंडिया, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इतिहास, यानी 1857 क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता क्रांति। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में 1858 में महालेखाकार का एक आयोग बनाया। तो कार्यालय स्थापित कब किया गया? 1858 में। उस समय इसे कैग नहीं कहा जाया करता था, केवल ऑडिटर बोर्ड ही कहा जाता था। ऑडिटर बोर्ड, जो कि उस समय पर होने वाले तमाम जो भी खर्चे होते थे उसका मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं। 1868 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या नाम था? ऑडिटर जनरल। तो 1860 यानी कि 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद 1866 में इसका नाम बदल दिया, ऑडिटर जनरल का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद 1884 में इसका नाम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किया गया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता के बाद। तो 1946 भारत में आया था कैबिनेट मिशन। क्या आया था? कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारा प्यारा भारत क्या हुआ था? आज़ाद हो गया था। और 1948 में किसके बारे में? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? 148 से 151 तक। अक्सर पेपर में आता है कि कैग हमारे भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 में इनकी तमाम कार्य, इनकी शक्तियां, इनकी सेवा के बारे में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। जो भी हिंदी का स्टूडेंट जो इस टाइम पर वीडियो देख रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। तो आइए समझते हैं आगे। अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल नंबर 148, जिसके अंदर कैग के बारे में, नियुक्ति, शपथ और सेवा के बारे में बताया गया है। हम लोग बात करेंगे नियुक्ति की आगे और शपथ की बात करेंगे। तो आइए आर्टिकल नंबर 149 देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति के बारे में। तो कर्तव्य इनके और शक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 149। तो कंफ्यूज मत होना, केवल पहले में नियुक्ति यही याद कर लेना, तो उससे क्या हो जाएगा 148, यानी विच डिफाइंस दी
कैग ऑफ इंडिया। और 149 क्या होगा, इनकी शक्ति और कर्तव्यों के बारे में। आगे आ जाता है अनुच्छेद 150 यानी आर्टिकल नंबर 150। तो संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूपों में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करेंगे। मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं अनुच्छेद 150, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल 2019 में एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था और काफ़ी डीपली इस बार क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, तो इसीलिए हमें प्रत्येक चीज़ को काफ़ी डीपली पढ़ना होगा। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। संघ के और राज्यों के जो भी लेखा होंगे ऐसे प्रारूपों पर राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में सलाह को मेंशन किया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 151। 151 हम बात करते हैं, कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल सिस्टम ये अपने क्या करेंगे, मान लो 4 महीने के बाद इन्होंने ऑडिट करी, हम लोग बताएंगे ऑडिट के बारे में, या 6 महीने बाद करी या 12 महीने के बाद करी, तो जो ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ये रिपोर्ट किसको पेश करेगा, राष्ट्रपति को पेश करेगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रख देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद आसान से आसान तरीके समझ में आया है। हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रथम। तो प्रथम क्यों लिखा है, तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, एस नरहरि राव, जो कि 1948 में पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए। अगर पेपर में आ जाए भारत की प्रथम महिला पूछ ले, तो आंसर क्या करके आओगे, सिंधुश्री खुल्लर। क्या करके आओगे, सिंधुश्री खुल्लर जी। आगे बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो यहाँ से आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे। राज्यों की तो बनाएंगे ही, केंद्र शासित प्रदेश उन्हीं की बनाएंगे जहाँ पर वर्तमान में विधानसभा हो। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करते हैं। ठीक है। संचित निधि के बारे में बता देता हूं मैं आपको। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हमारे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 266 में इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। कैग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं। हम लोग बात करेंगे ऑडिट के बारे में, अकाउंट्स के बारे में भी। उससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट, तो हम लोगों ने बात की थी स्टेट और सेंटर की भी। तो ये क्या करता है कि राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। और जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। सपोज इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी स्टेट में गवर्नर को। हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट अब हर जगह तो नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने क्या कर रखा है, प्रत्येक राज्यों में गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ है जिससे उनका कार्य आसान हो। तो गवर्नर क्या करेंगे, नीचे चाहे उस राज्य में विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों पटल पर रख देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है अधिनियम 1971। अधिनियम यानी कि एक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों के प्रयोग में स्वतंत्रता के उद्देश्य से 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हमें ये पता है कि इन्हें नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अब इन्हें अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता। तो ये अधिनियम 1971 ये कहता है कि ये जो भी कार्य करेंगे वो पूरी सिक्योरिटी के साथ करेंगे, उनके पास पूरी शक्ति भी होंगी, पूरी स्वतंत्रता के साथ, जिससे ये विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स और कंसोलिडेटेड फंड जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं आम नागरिक, उसका अच्छे से ध्यान रख सकेंगे और गलती होने पर वे उसे उजागर भी कर सकते हैं। इस चीज़ की उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। 1976 में संशोधित करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों में ऑडिट को अकाउंट्स में से अलग कर दिया गया था। मैं आपको समझा देता हूँ ऑडिट और अकाउंट के बारे में। तो इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आ जाता है कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट हम लोग जनरल एग्जांपल लेंगे। सपोज कि एक लड़का है अमित। कौन है? अमित। ये क्या करता है? ये सुबह अपने पर्स में 200 रुपये लेकर के चलता है और दिन भर घूमता है, जहाँ पर भी अपना मन करे वहाँ पर पैसा खर्च कर देता है। और जब ये शाम को जब वापस अपने घर पे आता है तो ये क्या देखता है कि मैं 200 रुपये लेकर के गया था और मेरे पास अब 20 रुपये बचे हैं और 180 रुपये मेरे कहाँ कहाँ खर्च हुए, इस चीज़ का मूल्यांकन करता है। तो इसका मतलब तो होता है अकाउंट्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में बेहद आसान तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑडिट की। किसकी? ऑडिट की। ऑडिट जनरली क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर एक डीजीएम है और ऑडिट जनरली की जाती है या तो 4 महीने बाद यानी क्वार्टरली, या 6 महीने बाद हाफ ईयरली, या ईयरली, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पैसा जो कंपनी का ही था वो कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ में खर्च किया। जैसे इस डीजीएम ने मान लो 4 महीने तक चाय भी पी, बिस्किट खाए, भुजिया खाई, या जो भी इन्होंने अपने एक्सटर्नल कार्य जो कि ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेते हुए किए, उन सभी चीज़ों के जब ऑडिटिंग होगी तो उन सभी पैसों को ऑडिट के दौरान देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी? कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें अपॉइंट किया, इन्हें क्या दिलवाएंगे? ओथ, यानी कि शपथ। अब पेपर में आ जाए कि शपथ हमारे भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो भाग 3 में। किस में है? अनुसूची के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कुल अनुसूची हमारे वर्तमान में कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। उसके बाद 4 ऐड की गई, जैसे पंचायती राज, म्युनिसिपल कमेटी, ठीक है, एटसेट्रा। तो भाग 3 के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करेंगे ओथ के द्वारा, यानी शपथ के द्वारा। तो आप इसको भाग 3 को ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, तो श, प और थ 3 ही अक्षर हैं और भाग 3 में ही अनुसूची में है। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है इनका कार्यालय। तो कार्यालय से हम बात करते हैं। इनका कार्यालय कब से कब तक होता है? 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष का हो, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए तभी इन्हें हटाया जा सकता है, या ये अपने मन से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब पेपर में आ जाएगी रिजाइन किसको देंगे, तो जो इन्हें नियुक्त करता है यानी कि राष्ट्रपति। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है वेतन। इनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी इनकी शक्तियां, जो भी इनकी ड्यूटीज़ होंगी, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है कि वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग केवल कैग में यही पढ़ते हैं कि ये वर्तमान में कौन है, लेकिन हम लोग इसको कभी डीपली नहीं पढ़ते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी
और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस वीडियो सीरीज़ में काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस लेकर के आएँ जो कि केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगी। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है? तो राजीव महर्षि। पेपर में आ जाइए कितने नंबर के कैग हैं? तो 13वें नंबर के कैग हैं। इन्हें कब नियुक्त किया गया? तो 25 सितंबर 2017 से अब तक वर्तमान में भी राजीव महर्षि जी कैग हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बात आ जाती है हटाने की प्रक्रिया यानी कि रिमूवल प्रोसेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक होता है रिमूवल प्रोसेस और एक होता है इम्पीचमेंट। कंफ्यूज मत होना, जो इम्पीचमेंट होती है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज होती है। किसके लिए होती है? राष्ट्रपति के लिए, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 61 में दिया हुआ है हमारे भारत के संविधान में। वहीं हम बात करते हैं रिमूवल प्रोसेस। हमने कल बात करी थी CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और आज हम बात किसी कर रहे हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो इनका रिमूवल प्रोसेस दोनों का एक ही है, जो कि किसके इक्वल है? जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो इन्हें भी दो प्रारूपों पे हटाया जा सकता है, या तो दुराचार यानी कि मिसबिहेवियर, और दूसरा आ जाता है अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी। ठीक है, तो इन दोनों ही तर्ज पर इन्हें हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है, दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन से बहुमत होगा? 2/3, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पेशल मेजोरिटी। तो हमें पता है कि अलग अलग प्रकार की मेजोरिटी होती हैं जो कि संसद में होती हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मेजोरिटीज़ की, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी, कि 2/3 बहुमत कैसे प्राप्त होगा। तो हम लोग बात करते हैं, सपोज अभी वर्तमान में 545 सीटों पर इलेक्शन हो गए सपोज, और इसको हम लोग बात करते हैं 273 पर कोई पार्टी अपना सरकार बना लेती है। जब अपनी सरकार बना लेती है तो इससे तो अधिक मेंबर्स उस समय पर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये हटाने वाला प्रस्ताव यानी कि मोशन संसद के अंदर लाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि 273 से ऊपर की संख्या होनी चाहिए। सपोज कि 450 बंदे वहाँ पर प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं? 450, और 450 के 2/3 मेंबर्स उस बिल को या मोशन को या प्रस्ताव को क्या करने चाहिए? अपना फेवर देना चाहिए, यानी कि सपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कितना बहुमत चाहिए है? तो 2/3, और 2/3 कब? प्रेजेंट मेंबर्स का। किसका? प्रेजेंट मेंबर्स का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे है ऑडिट बोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बेहद आसान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी, और इसमें अध्यक्ष के साथ 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, जिन्हें कौन नियुक्त करता है? जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही इन्हें नियुक्त करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा ऑडिट बोर्ड है। जो ऑडिट बोर्ड है इसके अंदर सबसे पहले तो हमने बात की है अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष मान लो वर्तमान में कौन है? राजीव महर्षि जी हैं। कौन है? राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि जी क्या करेंगे? अपने अन्य 2 व्यक्तियों को भी खुद ही नियुक्त करेंगे, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कैग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्या? कैग केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल किसे होगा? पार्लियामेंट को होगा। कोई भी गलती से राष्ट्रपति मत लगाया ना। तो हमने एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें
कि हमारे 11वें नंबर के कैग कौन थे। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। 11th पे कौन थे? विनोद राय जी। कौन थे? विनोद राय जी। तो 2G घोटाला, जो कि हमने सुना था कि 2G स्पेक्ट्रम, आपने सभी ने सुना होगा, उस टाइम पर काफ़ी चर्चित रहा है ये 2011-12 में कि 2G घोटाला। और हमारे भारत देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कि दिल्ली में इतनी स्ट्रीट लाइट्स ऐसे जो लगाई गई हैं जिनका बेवजह ही खर्चा किया गया, जो रेट सरकार ने कुछ दिखाए और ऑडिट बोर्ड ने कुछ लिखे, जिसके बाद विनोद राय जी ने अपना एक प्रस्ताव लेकर के आए थे कि सरकार ने ये घोटाला किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलगेट घोटाला हुआ था। तो इन सभी चीज़ों, जितने भी घोटाले होते हैं वो उजागर कौन करता है? कैग। इसीलिए ये स्वतंत्र होता है, यानी कि ये 5 साल तक, ये माफ़ कीजिएगा 6 वर्ष या 65 साल तक इन्हें ऐसे ही राष्ट्रपति मन में आए इन्हें नहीं हटा सकता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आपका सपोर्ट बना रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।